इसलिए हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ हम सुने। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई के हरिकृष्ण प्रकाश जी, जो लगातार अनवरत साहित्य के साधना में लगे हुए हैं और चटकधाम चौपाल को भी लगातार अपने साहित्य आजकल के माध्यम से परिभाषित करते रहते हैं। यह साहित्य के साधकों का एक ऐसा जमावड़ा है, जो रेणु के अंचल में साहित्यकारों का एक ऐसा जमावड़ा मैं जो देख रहा हूँ, यह साहित्य के किसी सभागार का मुखापेक्षी नहीं है। तो इस अर्थ में यह जो चटकधाम है अपनी अर्थवत्ता को रूपायित करता हुआ मुझे दिख रहा है। वाह वाह। नमस्कार साथियों, मैं हरिकृष्ण प्रकाश आप सभी का साहित्य आजकल के अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पूर्णिया के सबसे चर्चित लोकप्रिय साहित्यिक चौपाल चटकधाम में। और ये चटकधाम के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोष्ठी चल रही है। हमारे सभी साहित्यिक मित्र हैं, हालांकि मित्र में उम्र का कोई सीमा नहीं है, यहाँ हमारे सभी साहित्यिक मित्र हैं। तो सभी हमारे बड़े अभिभावक तुल्य हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग साहित्यिक गतिविधियों को नित्य नए आयाम देते हैं। आइए हम चलिए, यहाँ पर तमाम साहित्यकार उपस्थित हैं, पूर्णिया के सभी जाने माने हैं, बाहर से भी चल कर आए हैं। तो हम आप सबों को रूबरू कराते हैं और यहाँ क्या कुछ हो रहा है। अभी चंद्रकांत सर की एक कहानी पर समीक्षा हो रही है, तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं। मेरी माँ ठीक ही कहती है, तुम्हारे पिता जैसे नेताओं से तो वेश्याएं भी ज्यादा नेक, ज्यादा सच्ची और ज्यादा ईमानदार होती है। लेकिन आप सब यह सब मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि मेरे लिए यह सब अपना अर्थ खो चुके हैं। लेकिन क्या करूँ, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा और ना ही आपके लिए कोई ऐसा भविष्य बचेगा जिसकी दुहाई देकर आप कहेंगे यह इतना छल प्रपंच विक्रम जो मैं कर रहा हूँ, इससे जो भी फायदा होगा वह सारा का सारा मेरे बाद तुम्हारे हिस्से में आएगा। बेटा, अब मेरी समझ में सारी बातें साफ साफ है पापा। प्रारंभ में मेरी माँ से भी आपने ही कहा होगा, लेकिन आज मेरी माँ कहाँ है? रचनाकार वही कालजयी हो सकता है जो अपने समाज में और अपने समय में हस्तक्षेप करे। अभी जो कहानी हमने सुनी है, सॉरी नो पॉलिटिक्स, इसके माध्यम से इन दोनों अर्थों की संप्राप्ति हो रही है। कहानी भी अपने समय और समाज में हस्तक्षेप करती हुई दिख रही है, और जो कहानीकार हैं इन्होंने एक सातत्य को दिखाया है कि आज से 4 दशक पहले जो स्थिति थी वह आज भी प्रासंगिक है। तो प्रासंगिकता का प्रश्न हल हो गया। उद्देश्य, कहानी अपने उद्देश्य को छूती है। कहानी सशक्त वही मानी जाती है जो, जैसे हम कहते हैं, कहानी में समय, काल और देश का जो व्याप होता है वह तो छोटा होता है, लेकिन अनुभूति की गहनता अधिक होती है। अगर हम कहानी और उपन्यास में, तो इस कहानी में जो व्याप है कहानी का वो कम है, लेकिन उस पूरे समय का एक ग्राफिक अध्ययन आप इस कहानी में देखते हैं अपने समय में। उस समय के बिहार की जो जाति वाली पॉलिटिक्स थी, जहाँ पर जाति के पॉलिटिक्स के साथ समझ लीजिए कि जो एक रॉबिन हुड वाली चीज़ थी, आतंक था, उसका एक सिस्मोग्राफिक अध्ययन इस कहानी में दिख जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो कहानी में प्रवाह है, सभी वो बिल्कुल प्रवाहमयता है, प्रवाहमयी शैली है। भाषा में आंचलिकता है, जो कथाकार हैं इनकी पहचान है, क्योंकि इनकी जो है नाहक अजय पारेख कहानी संग्रह की सभी कहानियों को मैंने पढ़ा है। तो भाषा में वही प्रवाह है। शब्दों के चयन में ये छूट लेते हैं, आंचलिकता का पुट डालते हैं। लेकिन जैसे रेणु जी की खासियत थी कि आंचलिकता के आने से, आंचलिकता के पुट से भाषिक जो संरचना है वो बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती थी। अगर कहीं भी हिंदी पट्टी का कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है, उसी अर्थ की संप्राप्ति कर लेता है। इनकी भाषा में आंचलिकता है, शब्दों के चयन में आंचलिकता है, लेकिन कथानक की वास्तविकता है। कथानक में सुघड़पन है, उसमें एक मजबूती है, सशक्त है, भाषा में एक प्रवाह है। और एक बड़ी अच्छी चीज़, कोई भी रचना हो, कहानी हो, कविता हो, अगर वह अपने जैसे जैसे कहानी आगे बढ़े या कविता जैसे जैसे आगे बढ़े, जब वह अपने समापन की ओर हो, समापक पंक्तियां जितनी मारक होंगी
कहानी का प्रभाव, कविता का प्रभाव उतना अधिक होगा। अभी जिस कहानी को हमने सुना है, आप उसका देखिए कि अंतिम पैराग्राफ में जाके लगता है कि वो सबसे अधिक पॉइंटेड है। एक और इसलिए ये कहानी सफल है। एक और चीज जो ठीक है, जब भी लगता है कि एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक दो मारक पंक्तियां हैं जिसको पंच लाइन कहते हैं। तो हर दो पैराग्राफ में एक आध पंच लाइन का प्रयोग करना इस कथाकार की खूबी है, क्योंकि ये नाहक काजर पारी में भी था, या दूसरी जगहों पर भी ये ऐसा करते हैं। और गांव जवार की भाषा, गांव देहात की भाषा में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो पाठक को गुदगुदाती भी है, पाठक को कुछ सिखा भी जाती है। उस अर्थ में भी कहानीकार सफल दिखते हैं। तो इन सभी को देखें। हाँ, आप इस कहानी को कहानी की कसौटी पर कसते हुए, कहानी के स्थापित मापदंडों पर कसेंगे, तो भाषा की कौंजिकता, व्याकरणिक तथा निष्ठताओं में जाएंगे तो बात अलग है। लेकिन कुल मिला के कहानी का जो कहन है, जो भाषिक शैली है, जो अभिव्यंजना है, उसकी मौलिकता है, क्षेत्रीय पुट है, इन सब अर्थों में इस कहानी को एक सशक्त कहानी के रूप में माना जाना चाहिए। इस समय और काल में हस्तक्षेप के लिए इस कहानी को पहचाना जाना चाहिए। मुझे लगता है इन अर्थों में एक सफल कहानी के लिए कहानीकार साधुवाद के पास। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समीक्षा हो रही है कहानी की। सब अपना अपना पक्ष को रख रहे हैं, सब अपने अपने विचार को रख रहे हैं। और कथाकार हैं चंद्रकांत सर। देखिए, आप सुनिए। वो भी और ये भी और ये उसके मोह जाल में आकर के इससे ज्यादा प्रभावित विकास होती है और राजनीतिकरण हो जाती है। तो ये उस माँ और जो इसकी प्रेमिका थी, इन दोनों के बीच उसका एक द्वंद्व होता है। कहते हैं कि अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। विद्रोह का मतलब क्या होता है कि हम उसके खिलाफ हम संघनाद कर दें, लड़ाई का, युद्ध का। सभी और यह कहानी समसामयिक होते हुए भी समसामयिकता को पार के अपने पापा तक पहुँचाए, मुँह से नहीं बोल के वो अपने पत्र के माध्यम से अपने बात से पहुँचाए। एक मत है, जबरदस्ती सबको बोलना बोलने दीजिए, अच्छी बात है। क्या क्या सब कल, आज और कल की बात। सबसे बड़ी बात इस कहानी में कल, बीते हुए कल, आज और कल आने वाले कल की बात। पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से बीच में जितने परिदृश्य दिखाए गए, उस सारे परिदृश्यों को जब आप अवलोकन करेंगे, पिता उस राजनीति में है, सब कुछ है, लेकिन वो परिप्रेक्ष्य जब देखते हैं तो उसमें एक जगह आती है कि बगल में मिसिर जी का जो है बिल्डिंग देखिए बदमाश है, एक जगह जो है बालू माफिया है, एक जगह जो है पेपर माफिया है, चावल माफिया है। तो ये सारे लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन पिता की स्थिति जो राजनीतिक स्थिति है वो वहीं पर वर्तमान में रहती है। वो अपने आप को बांधे हुए है, लेकिन कथा जो है वो दर्शाता है कि हमको उस तरह जाना चाहिए था। पिता पुत्र कहता है कि आप उस चीज को रोकिए, पुत्र का कहना उस चीज को रोकिए। पड़ोसी भी यदि गलती कर रहा है उस पर भी अपना हस्तक्षेप होना चाहिए। पप्पू का लिखिए। हाँ, जो 90 के दशक की बातें हैं पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इस बीच में पारिवारिक बातें आई हैं। 90 की दशक की पॉलिटिक्स और अभी की पॉलिटिक्स, अगर चित्रण उसको कहा जाए तो अभी भी उसी हालात में पॉलिटिक्स है। अपना पात्र, काल, अवस्थान, सभी तत्वों का समावेश है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई घटना नहीं घटी। समय, पात्र, सारे चीज, और कहानी वही सफल होती है जो पाठक कहानी पाठ करते समय अपने आप को उनसे अपना जुड़ाव महसूस करने लगे, आत्मसात कर ले, तो समझिए कि कहानी सफल है। और ये कहानी इस कसौटी पर बहुत सफल मानी जाएगी। कहानी से संदेश भी जो आप देना चाहते हैं वो दे देंगे। वो आप इसमें बहुत सफल हुए हैं।
जहाँ तक भाषा की बात है, बहुत सरल भाषा है, बहुत सक्षम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, आंतरिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य आपके छोटे हैं, सुस्पष्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं समझने में। यह कहानी की सफलता है। आप बहुत लच्छेदार भाषा में अगर आप लिखते हैं, जो दिमाग पर बल देना पड़ता हो कहानी को समझने के लिए, एक पंक्ति को 4 बार पढ़ना पड़ता हो, तो वह कहानी बदल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यह कहना तो बड़ा मुश्किल है कि यह कहानी कालजयी होगी कि नहीं। अब तक के जो परिवेश है और जो अब है, अब तक तो कहानी ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कहानी वही समाज की स्थिति है। अब आगे वाली स्थिति नहीं कही जा सकती। कालजयी हो या ना हो, लेकिन दीर्घजीवी कहानी कीजिए आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, आप चाहे तो राहों में कर मुझे, आप चाहे तो राहों में कर मुझे, जख्म जितने हैं दिल को लिया कीजिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जख्म जितने हैं दिल को लिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए। सुनिएगा। साथ तन्हाइयाँ जो चली आपकी, साथ तन्हाइयाँ जो चली आपकी, आप ऐसे नासू पिया कीजिए, आप ऐसे नासू पिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। यहाँ पे है छुप के ऐसे नासू किया कीजिए, चश्मा के बिना आगे कैसे हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, हमको रुसवाइयों ने किया दर बदर, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, चाक दामन ये मेरा सिया कीजिए, आप मेरी सिफारिश किया कीजिए, नाम महफिल में मेरा लिया कीजिए। हमेशा की तरह पूर्णिया की साहित्यिक चौपाल चरकधाम का रविवासीय सत्र आज संचालित हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि लंबे अंतराल के बाद भाई कमलेश जी हमारे बीच पधारे हैं, जो व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता तो माने ही जाते हैं, साथ ही एक अच्छे उपन्यासकार हैं और इनकी कृति ऑपरेशन बस्तर काफ़ी चर्चित रही है। अभी हम इनको भी सुनेंगे और अभी हम बहन अंजू दास गीतांजलि जी के मुखारबिंद से गज़ल सुन रहे थे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच पूर्णिया जनपद के ही नहीं बल्कि देश के चर्चित कथाकारों में शुमार कथाकार चंद्रकांत राय, जिन्होंने कविता के क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चित हैं, उनकी कहानी सॉरी नो पॉलिटिक्स, जो उनकी मूलतः प्रथम कहानी मानी जाती है, का पाठ उन्होंने किया और लगभग 90 के दशक में यह कहानी लिखी गई थी। इस कहानी में भारत देश के वर्तमान परिवेश में जो सियासत है, जो सियासतदान है, उनकी जो ज़िंदगी का चलन है, उनके साथ घटने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, उत्पन्न होने वाले संदेश, पारिवारिक स्थितियां, परिस्थितियां और समाज की स्थितियां का चित्रण इसमें किया गया। मूलतः यह कहानी अपने आप में दीर्घजीवी बताई गई यहाँ के तमाम पाठकों के द्वारा। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि हमारे बीच आज भी ऐसी कहानियाँ जन्म ले रही है जो शिल्प और कथ्य की दृष्टि से एक नया संदेश छोड़ रही है। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं चटकधाम के बुजुर्ग श्रेष्ठ विजयनंदन प्रसाद, मैथिली और हिंदी के वरिष्ठ कवि जो आंसू कवि के रूप में ख्यात हैं,
गिरिजानंद मिश्र। हमारे बीच मौजूद हैं धमधा कॉलेज के प्राचार्य गिरीश कुमार सिंह, जो अच्छे कवि हैं। हमारे बीच मौजूद हैं गौरी शंकर पूर्वोत्री, जो रेणु परिवार के काफ़ी करीब रहे हैं, साथ ही अच्छी उच्च कोटि के कवि, आलोचक और समीक्षक माने जाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे क्षेत्र के उभरते हुए युवा अतुल मल्लिक अंजान, जो लगातार साहित्य की साधना में लीन है और इनके किए गए कृतित्व की लगातार चर्चा हो रही है। लोग इनकी सराहना कर रहे हैं और निरंतर इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच मौजूद हैं कवि महेश विद्रोही जी, जो लगातार कविता के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। इनके कई संकलन आ चुके हैं और लगातार निरंतर ये चटकधाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं और यहाँ की गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं सुनील समदर्शी जी, जो वर्तमान दौर में कथा लेखन एवं कविता लेखन के क्षेत्र में प्रयासरत हैं। कुछ रचनाएं इनकी उभर कर आई है और आने वाले कल में एक बेहतर रचनाकार के रूप में इनकी ख्याति होने की पूरी संभावना है। हमारे बीच मौजूद हैं रचनाकार प्रकाशन के सर्वेसर्वा रचनाकार प्रकाशन के स्वामी और साहित्य के बहुत बड़े अनुरागी प्रियंवत जायसवाल जी, जिन्होंने बचपन से ही एक बड़े कथाकार यानी कि अपने पिता चंद्रकिशोर जायसवाल का सानिध्य पाया और कथा शिल्प के बारे में इनकी अपनी कुछ कोटि की अवधारणा रही है और लगातार ये चटकधाम से जुड़े रहे हैं। खासतौर पर मैं बात करूंगा कथाकार चंद्रकांत राय जी से, जिन्होंने अभी यहाँ पर अपनी कहानी का पाठ किया और उस कहानी पर बारी बारी से लोगों ने अपनी विचार व्यक्त किए, अपनी व्यक्ति को रखा। साथ ही आपने उसके उपरांत सुना कवि अंजू दास गीतांजलि जी को, जिन्होंने अभी 2 गज़लें यहाँ पेश की। और साथ ही आप यहाँ मौजूद है पूर्णिया के वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी SK रोहितस पप्पू जी, जो लगातार तो नहीं लेकिन गाहे बगाए अक्सर चटकधाम में आते हैं और चटकधाम के साहित्यिक समागम में अपनी भागीदारी निभाते हैं। और अब मैं सुनना चाहूँगा भाई कमलेश कमल जी से कि वो हमारे बीच मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य, लंबे अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, साहित्यिक चौपाल में उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो उनका आना सुखद हो, उनका आना हमारे लिए यादगार रहे। इसलिए हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ हम सुने। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई के हरिकृष्ण प्रकाश जी, जो लगातार अनवरत साहित्य की साधना में लगे हुए हैं और चटकधाम चौपाल को भी लगातार अपने साहित्य आजकल के माध्यम से परिभाषित करते रहते हैं। तो ये भी एक हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हम उनका आभार करते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं हमारे साहित्यिक चौपाल के चटकधाम के चौधरी जी, जो लगातार राम रक्षा चौधरी जी हमारे साथ बने रहते हैं। यहाँ की हर गतिविधियों को संचालित होने में ये पूर्णतः सहयोग प्रदान करते हैं। इनके कभी ऐसा नहीं लगता कि इनसे इनकी स्थितियाँ बाधित होंगी। ये लगातार साहित्य के लिए समर्पित रहते हैं, ये बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि आगे भी हमारा ये साहित्यिक चौपाल चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले आज की शाम को हम सलाम करते हुए विदा लें, उससे पहले हमारे बीच भाई कमलेश कमल जी हैं, उनसे कुछ सुनना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो लंबे अंतराल के बाद आए हैं और आगे भी इनके आने की उम्मीद है। एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच चटकधाम आया हूँ। बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है, इसलिए क्योंकि अभी भी मैं दिल्ली से लौटा हूँ। तो सबसे पहली बात जो जहन में आ रही है वो ये है कि साहित्य महलों अट्टालिकाओं में नहीं मिलता, साहित्य के तथातक कथित सभागारों में नहीं मिलता। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग में भी साहित्य दम तोड़ता हुआ दिखता है। साहित्य शायद इसी तरह की चौपाटी पर या साहित्य इसी तरह किसी वटवृक्ष के नीचे शहर के जो साहित्यानुरागी लोग हैं, जो साहित्य के रसिक हैं, मर्मज्ञ हैं, उनके बीच ही साहित्य मिलता है। यह साहित्य के साधकों का एक ऐसा जमावड़ा है, जो रेणु के अंचल में साहित्यकारों का एक ऐसा जमावड़ा मैं जो देख रहा हूँ, यह साहित्य के किसी सभागार का मुखापेक्षी नहीं है। तो इस अर्थ में यह जो चटकधाम है अपनी अर्थवत्ता को रूपायित करता हुआ मुझे दिख रहा है। शहर की युवा कवित्री के 2 गज़ल को मैंने सुना है और निश्चित रूप से बड़ी उम्दा गज़लें उन्होंने सुनाई हैं अंजू जी ने। और देखिए, रचना तो वही है, कहते हैं कवित्व विहीन कविता का यह दुर्धर्ष काल है, जहाँ पर कविता की आयु कुछ एक मिनट होती है और जिसमें कि 2-4 लाइक बटोर कर कविता अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। लेकिन मैंने जो इनकी 2 गज़लों को सुना है, ये निश्चित रूप से प्रभावी है। और भैया चंद्रकांत राय की कहानी का वाचन हुआ यहाँ, और देखिए कितनी अच्छी परंपरा है कि शाम में रविवार की संध्या
शहर के जो साहित्य व्यक्ति हैं, साहित्य के रसिक हैं, बैठते हैं, कहानी का पाठ होता है। सॉरी नो पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी के सभी निक्सों पर मैंने जब उसको कसा तो मुझे लगा कि नहीं, सच में एक जीवंत कहानी और एक अच्छी कहानी जिसे पाठक पढ़ना चाहेंगे वो मुझे सुनने के लिए मिला है। अनुज यहाँ पर अतुल मलिक अनजान भी है, सभी बहुत शुभकामनाएं। और आप सब जो पूर्णिया के लोग हैं और जो साहित्य सर्जना कर रहे हैं, तो आप सब के बीच मैं आप सब का ही हूँ, आप सब के बीच आया हूँ। आप सब ने जो स्नेह दिया है, इस स्नेह के लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी साहित्य साधना को भी प्रणाम करता हूँ। साहित्य में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबकी साहित्य अपनी अपनी साधना है, सबके अंदर एक सरस्वती तत्व है जो मैं कहता हूँ। तो आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। के विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो आप सोशल साइट्स के माध्यम से लगातार इन तमाम साहित्यकारों के माध्यम से रूबरू होते होंगे, किंतु यहाँ आकर चट्टग्राम के विषय में आपको ज्ञान पूरी भी आप बता दें। देखिए, जब संसाधन सीमित होते हैं हौसला बड़ा हो जाता है, निश्चित रूप से। तो संसाधन सीमित हैं, लेकिन साहित्य के प्रति जो अनुराग है, जैसा मैंने कहा कि साहित्य जो है वो सभागारों में नहीं मिलता, साहित्य महलों अट्टालिकाओं में नहीं मिलता, और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग में भी साहित्य दम तोड़ता हुआ आज दिख रहा है। ऐसे में चट्टग्राम जो एक आशा की किरण दिखाता है कि हाँ, जिन्हें साहित्य की समझ है और जिनके अंदर वो चीज़ है वो पहुँचेंगे, देर सवेर वो सब पहुँचेंगे। तो इस क्षेत्र में साहित्य का एक नया अड्डा, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ग्लैमर के, बिना किसी ग्लैमर का एक साहित्य का नया अड्डा बनता जा रहा है। जैसे कभी दिल्ली में मंडी हाउस में मतलब कि लोग करते थे, कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, लेकिन अगर हम कहें तो ये पूर्णिया का कॉफ़ी हाउस तो नहीं, पूर्णिया का चट्टग्राम एक ऐसा चाय हाउस है जहाँ पर हम सब चाय पीकर चाय पर साहित्य की चर्चा करते हैं। और मैं जब भी पूर्णिया आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ आता ही हूँ, एक बार आप सबसे मिलता हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। प्रणाम। अभी आपने सुना कमलेश कमल जी को चट्टग्राम के बारे में, उनकी एक अवधारणा है, खासतौर के वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। और हमारे बीच कथाकार चंद्रकांत राय जी भी जिन्होंने सॉरी नो पॉलिटिक्स की चर्चा की, सब ने सब चीज़ें कही। अब मैं चाहूँगा कि अपनी कहानी के बारे में चंद लाइनों में वो अपनी बात रखते हैं। सारे लोग बोल ही चुके हैं, लेकिन पहली कहानी नहीं है ये, दूसरी या तीसरी होगी। जहाँ तक कहानी के बारे में कहना है मुझे, मैं आज भी वही करता हूँ जो मुझे बुझाता है, मैं लिखता हूँ। और हर कथाकार, हर लेखक की अपनी अपनी शैली है, लिखते हैं लोग। कुछ ज़्यादा यथार्थ हो जाता है तो लोग कहते हैं कहानी नहीं है ये। हो सकता है इस कहानी में कुछ ज़्यादा यथार्थपन आ गया है, कल्पना कुछ नहीं है, यथार्थ ज़्यादा आ गया है। कहीं कहीं लोगों को निबंधात्मक भी लग जाती है, ऐसा भी कुछ लोग कहना होता है, निबंधात्मक हो गई कहीं कहीं बातें। लेकिन मुझे जो कहना था, मैं लक्ष्य से भटका नहीं। मेरा लक्ष्य निश्चिंत था कि यहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँच गए। इसलिए इस कहानी में जो कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो भाई सब कहानी में सब कुछ हो जाएगा, फिर वो तो बातें छोड़ दीजिए। सब कुछ नहीं, किसी भी कहानी में आप निकाल सकते हैं कुछ भी। आप जाइएगा नकारात्मक में, सब चीज़ नहीं मिलेगा, सकारात्मक जाइएगा तो हर चीज़ मिलेगा आपको। तो किसी रचना को पढ़ने के समय एक बात ख्याल कीजिए, रचनाकार ने मेहनत की है या नहीं की है। यदि रचनाकार ने मेहनत की है तो उनकी मेहनत को कम से कम गौर कीजिए। एक लाइन में कह देना कि कहानी कमज़ोर है, या कहीं से नहीं होता। क्यों कमज़ोर है, या कहानी अच्छी है तो क्यों अच्छी है? सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कहानी की समीक्षा में, आप क्या किस नज़र से आप उनको देखते हैं? किसी आलोचना को मैं स्वीकार करता हूँ, और यदि कहीं वाहवाही मिलता है तो मुझे लगता है मेरे ऊपर और भार अच्छा कुछ लिख सकें हम। जैसे कल ही मुझे उत्साह वर्धन हो मेरा, और मैं कभी भी अपने को मुंदराज नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी वहीं हूँ, वहीं रुका हुआ हूँ और वहीं से लिख रहा हूँ। कोई भी रचनाकार अपने जीवन के 18 साल का अनुभव कोई सिर्फ लिखता है, जान लीजिए, कोई जीवन भर का अनुभव को नहीं लिखता है। वो 18 साल का अनुभव लिखता है। लोग जो बचपन का अनुभव होता है ना, उसी को बार बार परिष्कृत करके लिखते रहता है। वो उसी को लिखता है और वही उसे याद भी रहता है। 35 साल के बाद तो लोग भूलना शुरू कर देता है। आपको 35 से 45-50 तक जो पात्र मिले होंगे उसका नाम आप भूल गए होंगे अब, लेकिन नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लिखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चाहे अंजू जी लिखे हैं, चाहे बहेश का जो लिखता, बहुत बड़ी बात है। आज लिख रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, आलोचक समीक्षक जरूर कहेंगे कि ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर, उन्हें आप लीजिए, सकारात्मक रूप में लीजिए। कुछ कमजोरी होगी तभी तो किसी ने कहा कमज़ोर है, तो उसको लीजिए उसी हिसाब से। धन्यवाद। ये हमारे बीच कथाकार चंद्रकांत राय अपनी कहानी सॉरी नो पॉलिटिक्स जो कि जिसका कि आज पाठ किया गया उसके संदर्भों के बारे में अपनी टिप्पणी रखते हुए, और आप चटकधाम का आलम ये देख रहे हैं कि शाम अपने चरम पर है, लेकिन बावजूद यहाँ आने वालों का दौर थम नहीं रहा है। अभी अभी हमारे बीच भाई रंजीत तिवारी जी आए हैं और हमारे बीच गोपाल झा जी अभी भी आए हैं। ये लगातार अगर हम पूरी रात भी यहाँ बैठे रहें तो इस साहित्य समागम में, इस देसी चाह सेंटर पर लोग आते रहेंगे और निश्चित तौर पर सामाजिक चिंतन के साथ साथ साहित्यिक चिंतन का दौर चलता रहेगा, लेकिन हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। तो आज रविवासी शाम को हम विराम देने के लिए आग्रह करेंगे और उम्मीद है कि आगे भी ये दौर चलता रहेगा, कार्रवाइयों ही बढ़ता रहेगा।